बड़े बड़े फैसले इस देश में कैसे लिए जाते हैं, बस बात सिंपल सी खत्म है। क्या यहां पर हम ये कह दें कि जिसने साइन किया वो ज्यादा पावरफुल है या वो मंत्री ज्यादा पावरफुल है? आखिर कौन पावरफुल है? गुरु मंत्र है कि इस हिंदुस्तान की सरकार में अगर कोई पावरफुल है तो वो जनता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इशू किया उसे कहा गया ऑफिस मेमोरेंडम। DOPT का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो ऐसे तो हम कितने भी ज्ञानी हो जाए, हमें क्या नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बात पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, प्रोटेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ। आपके मन में एक ख्याल आया होगा, आखिर इस 27% रिजर्वेशन पर फैसला लिया किसने? वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो केवल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं उस फैसले को जो पीछे से आया उस पर साइन करके बस। तो इस कमीशन ने 1979 में बनने के बाद 1980 में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को दी। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत धूम धड़ाके से चल रही होगी और चलती भी रहनी चाहिए, क्योंकि आज आपका एक ऐसा चैप्टर, एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसकी आप बार बार कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, सर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन कब आएगा। अच्छा, इस बार क्या हुआ, थोड़ा सा सिलेबस आगे पीछे किया ना, बच्चों के दिलों की धड़कन बढ़ गई। क्या हुआ भाई, लास्ट टाइम पे कहीं CBSE ने कुछ चैप्टर या कुछ टॉपिक डिलीट तो नहीं कर दिए? ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ आपके सिलेबस में तब लास्ट टाइम तक, तब तक आपको मैंने शेयर किया था वही सब सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस हमने अपने जो है अरेंजमेंट में चेंज किया है, क्योंकि करना पड़ता है भाई। बोरियत नहीं होनी चाहिए कि इसके बाद यही चैप्टर आएगा, यही टॉपिक आएगा, नहीं। बच्चे को भी दिलचस्पी रहनी चाहिए कि आज सिविक्स पढ़ी तो कल हिस्ट्री पढ़ेंगे, कल हिस्ट्री में पता नहीं कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। यही एक इंटरेस्ट, यही एक एंगेजमेंट बनाने के लिए वो सब किया गया था। बट डोंट वरी, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन मैं आपके साथ आज लेके आया हूं। बहुत ही छोटा चैप्टर है, मैं दावा ठोकता हूं इस बात का कि आपको यह चैप्टर बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही लीस्ट टाइम पर, इतना लीस्ट कि आपने सोची भी नहीं होगी, उतने लीस्ट टाइम में आपको समझा देंगे। हो सकता है थ्योरी में लंबा रहे, बट वो जो समझाने वाली बात है लीस्ट टाइम में, उसके लिए मैं कुछ आपको इस क्लास में एक अलग करेंगे कुछ, जिससे आपको लीस्ट टाइम में पूरा चैप्टर एकदम क्रक्स निकल के सामने क्लियर हो जाए। इसी शुभकामना के साथ कि आप लोग इस चैप्टर को बहुत एंजॉय करें। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। टाइम खोटी नहीं करेंगे, पूरा चैप्टर जो है कैसा रहने वाला है, वन शॉट में कंप्लीट करेंगे हम पूरे अपने चैप्टर को। सो टेंशन नहीं रहने वाली है, बातचीत ज्यादा करते नहीं है, क्योंकि हमें आपके टाइम की परवाह है और आपको अपने टाइम की परवाह मुझसे ज्यादा है। इसलिए उस परवाह को देखते हुए हम लापरवाह नहीं होंगे और हम अपने चैप्टर को बेपरवाह की तरह स्टार्ट करेंगे। काफी हो गया परवाह है ना। 13 अगस्त 1990 आपकी हेडिंग स्टार्ट होती है, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। बड़े बड़े फैसले इस देश में कैसे लिए जाते हैं, बस बात सिंपल सी खत्म है। छोटी भाषा में बता दूं तो बड़े बड़े फैसले ऐसे लिए जाते हैं कि उस पर प्रधानमंत्री पहले अपनी मंशा, अपनी इच्छा, दिमाग में एक आइडिया आ गया प्रधानमंत्री मोदी जी के, मान लो अब वो आइडिया आया, लोगों के लिए करेंगे ना इंप्लीमेंट, आइडिया आया, उठा के वो जो अपनी पार्टी में डिस्कशन किया, मतलब अपनी सरकार में डिस्कशन किया, अपनी सरकार से उठा के वो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, पार्लियामेंट में अपोजिशन भी होगा, उनकी सरकार भी होगी, बहस होगी, अच्छा लगा, पास हो गया, दोनों ने पास कर दिया, उसके बाद दोनों मतलब अपोजिशन और दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं, जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा को कोई प्रॉब्लम नहीं, जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से अप्रूवल आ गया, अप्रूवल लेने के बाद वो सरकार जिस भी डिपार्टमेंट का वो डिसीजन है, मान लो एग्रीकल्चर का तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास जाएगा, डिफेंस का है तो डिफेंस मिनिस्टर के पास जाएगा, फॉरेन का है तो फॉरेन मिनिस्टर के पास जाएगा, मिनिस्टर के पास जाएगा। हर मिनिस्टर के साथ होते हैं कुछ सरकारी ऑफिसर जिन्हें सेक्रेटरी कहते हैं, मतलब अधिकारी सरकारी होते हैं, वो उनको कहते हैं कि भाई ले इस पे साइन कर दे, क्योंकि एक अधिकारी का फॉर्मल अथॉरिटी जरूरी है, वो साइन करते हैं और उसके बाद वो जो इंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी एक डिसीजन लिया गया। अब यहां पर ध्यान रखिए, किसी भी सरकारी ऑफिसर ने जो भी साइन किया उसमें परमिशन उस मंत्री की भी थी, बिना मंत्री के जो है व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, कोई ऑफिसर नहीं कर सकता। सो क्या यहां पर हम ये कह दें कि जिसने साइन किया वो ज्यादा पावरफुल है या वो मंत्री ज्यादा पावरफुल है? आखिर कौन पावरफुल है? तो मुझे एक ही चीज आपको बतानी है बहुत प्यार से, एक गुरु मंत्र है कि इस हिंदुस्तान की सरकार में अगर कोई पावरफुल है तो वो जनता है। यानी कि जनता को जिसकी जवाबदेही देनी है, जो जनता के लिए आंसरेबल है, वही व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा पावरफुल होगा ऑफिसर और मंत्री में। अब मुझे बताइए, आपसे मिलने, वोट लेने आप किसको जानते हैं? कितने सरकारी ऑफिसर को आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे। आप नेताओं को तो जरूर जानते होंगे, खासकर कि अपने एरिया के। तो यानी कि आपके लिए जवाबदेही उस नेता की, तो नेता इज दी मोर पावरफुल देन द सरकारी ऑफिसर, क्योंकि उसी को ही जनता के बीच में जाना है अगले साल या फिर अगले चुनावों में। पता चल गया डिसीजन कैसे लेते हैं? लंबा प्रोसीजर होता है, एक कायदा कानून होता है, उसके थ्रू जाया जाता है। आ जाओ इस पर, यह भी सेम वही है, जो बोला है वो दिमाग में रखना। 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने एक ऑर्डर जाहिर किया, एक ऑर्डर इशू कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक वैसे ही जैसे आपका स्कूल एक ऑर्डर जाहिर करता है और उठा के उसको नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है, उस ऑर्डर में एक डेट भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है। तो यहां जो ऑर्डर ऑफिसर, जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इशू किया उसे कहा गया
ऑफिस मेमोरेंडम। सरकारी ऑफिस से निकला है तो ऑफिस है, ऑफिस में एक ऑर्डर निकला है तो मेमोरेंडम है तो ऑफिस मेमोरेंडम हो गया। इस जो ऑर्डर पर, जैसे मैंने आपको बोला नोटिस निकालते प्रिंसिपल, उस पर एक डेट होती है, सब्जेक्ट होता है, यहां पर भी एक डेट, पूरी डेट दी गई है, ये दी जा रही है, पूरा एक सब्जेक्ट बताया गया है कि क्या सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट जो आप देखेंगे वो यहां पर जो है वो अभी हम बताएंगे आपको। तो एक ऑर्डर है, ऑर्डर पे डेट है, टाइम मतलब डेट डली हुई है, सब्जेक्ट डला हुआ है, पूरा कोड डला हुआ है, और इस ऑर्डर पर एक साइन भी है। इस ऑर्डर पर साइन है ज्वाइंट सेक्रेटरी के। ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन होता है बच्चे? ये आईएएस ऑफिसर होते हैं, ये आईएएस ऑफिसर होते हैं। ये किस डिपार्टमेंट के हैं? ये डिपार्टमेंट है इनका डीओपीटी। डीओपीटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ये वो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ये बताता है किस डिपार्टमेंट में, रेलवे में, पुलिस में, आर्मी में, या कहां पर भी कोई आईएएस वगैरह जैसी जॉब्स है उनमें कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, कितने लोगों की हमें नीड है। तो ये डीओपीटी के ऑफिसर है। इस डीओपीटी ऑफिसर का एक मंत्रालय भी है, मतलब मिनिस्टर भी। हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्ट्री होता है, जैसे आपने देखा डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, है ना, आपके क्या नाम है, फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ऐसे ही इस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के जो मिनिस्टर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से निकल कर आते हैं। मिनिस्ट्री है एक और मंत्रालय, इसके मंत्री भी होंगे, उनका नाम हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो ऑर्डर था ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का बना रहा, कई मुद्दों तक इस पे कंट्रोवर्सी हुई, कई सालों तक इस पे कंट्रोवर्सी। मुद्दा था कि रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है, क्या इस रिजर्वेशन से देश में बंटवारा नहीं हो जाएगा, कुछ लोगों को प्रिविलेज मिल जाएगा नौकरी का, कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले आपने एसटी एससी बांटा, फिर ओबीसी भी दे दिया, अब एससी बीसी भी जा रहा है, तो जनरल के लिए बचा क्या? तो ऐसे तो हम कितने भी ज्ञानी हो जाए, हमें क्या नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बात पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई, प्रोटेस्ट में बहुत कुछ हुआ। क्या कंट्रोवर्सी का मुद्दा था? मुद्दा था इस ऑर्डर में 27% रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन जॉब्स में दिया जाना। किनको? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास क्या होती है? एक ऐसी क्लास, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसे लोग जो समाज में बहुत पिछड़े हुए हैं, जिनको बहुत बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी नहीं है, ऐसे लोग जो इकोनॉमिकली भी बहुत वीक है, जिनका पैसा नहीं है खाने का, कुछ भी नहीं है, ऐसी बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए उनकी एक क्लास बनाई गई SEBC, उनके लिए 27% रिजर्वेशन दिया गया। यही मुद्दा जो है प्रॉब्लम का मुद्दा बना हुआ था। नाउ द क्वेश्चन इज हु आर द डिसीजन मेकर्स एंड हु डिसाइडेड टू इशू दिस मेमोरेंडम। आपके मन में ख्याल आया होगा आखिर इस 27% रिजर्वेशन पर फैसला लिया किसने? देखिए ऑफिसर ने सिर्फ साइन की है, फैसला यानी कि पीछे से कहीं आया है। मेरे पास सिर्फ साइन करने को आया, इसका मतलब ऑर्डर कहीं पीछे से आया। कौन थे वो लोग जिन्होंने ऑर्डर लिया? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस ऑफिस मेमोरेंडम को इशू किया? किसने किया? तो देखिए सिंपल सी बात है, इतना बड़ा फैसला एक आईएएस ऑफिसर नहीं अपने आप से ले सकता, क्योंकि आईएएस ऑफिसर को जनता का नहीं पता, जनता को आईएएस ऑफिसर का नहीं पता, ठीक है, नहीं ले सकते। तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो केवल इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं उस फैसले को जो पीछे से आया, उस पर साइन करके बस। भाई मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, मैं तो बस साइन करने का काम है, मैं कर रहा हूं। तो ये जो डिसीजन लिया गया है, आईएएस ऑफिसर से मैंने पूछा साहब क्या ये फैसला रातों रात आ गया आपके पास? तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए सर, इस पर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो 1953 में पहला जो है बैकवर्ड कमीशन बनाया जाता है, वहां से चर्चाएं चलनी शुरू हुई और पहुंचते पहुंचते 1979 तक पहुंचती हैं। तो आप देखेंगे यहां पर, तो क्या उस डिसीजन में प्रेसिडेंट इन्वॉल्व थे अभी तक? क्या उस डिसीजन में प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हुए हैं? क्या उस डिसीजन में हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व हुए हैं? मैंने तरीका आपको बताया है कोई भी सरकारी डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं। तो मेरी बात सुनिए, 1979 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो अपॉइंट किया था, जिसके चेयरमैन थे बीपी मंडल, इसलिए इस कमीशन को मंडल कमीशन भी कहा जाता है। सो व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ मंडल कमीशन? बिकॉज बीपी मंडल वाज द हेड ऑफ दैट कमीशन एंड दिस वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1979। किस लिए बनाया गया? पर्पस क्या था? व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस वाज टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया। क्या पर्पस था बच्चे इसका? पर्पस क्या था कि आपको ऐसा तरीका बताना है जिससे हम ये पहचान कर सके कि भाई SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में कौन से लोग आते हैं। व्हाट वर द क्राइटेरियाज? क्या ऐसी बातें हैं जिनके बिहाफ पर हम ये बता सकते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये SEBC के अंदर है, ये जो इंडिविजुअल है वो SEBC के अंदर आता है, ये हमें बताना है। और साथ साथ जब आप बीमारी बता ही रहे हैं कि ये बीमारी का मतलब SEBC क्या, जैसे अगर आपने बता दिया कि भाई इनकी ये बीमारी है कि ये पिछड़े हुए, तो इस बीमारी का इलाज भी आपको बताना है। तो आपको क्या बताना है? आपको यह भी बताना है कि किस तरीके से हम इस क्लास को प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इनके इंटरेस्ट बचा सकते हैं। तो इस कमीशन ने 1979 में बनने के बाद 1980 में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को दी।
और उस रिपोर्ट में सबसे बड़ा जो फैसला था वो था 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन कर देना गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का, एजुकेशनली एंड बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन दे देना, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चढ़ते हैं, आगे मतलब बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हुए हमें पता चलता है कि 1989 में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, 1979 में कमीशन बना, बहुत सारी बहसें चली इस मुद्दे में, सरकार बहस पे बहस चली जा रही है, पार्लियामेंट में बहुत बहसें हुई, पर यह लागू होने की स्थिति नहीं आ रही थी। तो हुआ कैसे, 1989 में पहुंचते हैं, इलेक्शन थे लोकसभा के, और पार्टी, जिस पार्टी ने इस वादे को किया कि हम इस 27% रिजर्वेशन को अप्लाई कर देंगे, वो पार्टी थी जनता दल। जनता दल प्रॉमिस करती है कि अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम जो मंडल कमीशन रिपोर्ट थी, यानी 27% रिजर्वेशन जो वायदा था, वो आपको दिया जाएगा। तो वीपी सिंह इस बात को कहते हुए लोगों को कुछ सपोर्ट मिली, और लोगों की सपोर्ट मतलब वीपी सिंह को मिली, और वीपी सिंह बन गए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनते के साथ ही उन्होंने अपनी इंटेंशन सीधी सीधी प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, मतलब अपने तौर पर होते हुए प्रेसिडेंट को बता दी कि साहब मैं ये अप्लाई करना चाहता हूं, हमारा पहला फैसला ये होने वाला है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंटेंशन बता दी, किसकी, गवर्नमेंट की इंटेंशन बता दी कि सरकार ये करने वाली है। अब प्रेसिडेंट ने क्यों बताई, देखिए क्या होता है, जब भी नई नई सरकार बनती है ना, अभी जब पहली बार मोदी जी की सरकार बनी तो जो उस पार्लियामेंट का जो पहला सेशन होता है, जो पहली जॉइंट मीटिंग देखते हैं, राज्यसभा की हो रही है, लोकसभा की, सबकी अपनी अपनी मीटिंग होती है। तो जैसे जीतकर मोदी जी आए थे, तो उसमें पहला जो होता है ना, एक मतलब ये समझ लो सिंपल सी बात है, पहले ही शुरुआत प्रेसिडेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नए नए आए तो पहली मीटिंग जो वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो एड्रेस किया पार्लियामेंट को कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, इस तरीके मतलब मान लो ऐसा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप नवनिर्वाचित हो चुके हैं, आप नए नए चुनकर आए, प्लीज अच्छे से काम कीजिएगा, ऐसे से अच्छे से एकदम मोरल बूस्ट किया। तो वो शुरुआत में ही प्रेसिडेंट ने बता दिया कि सरकार क्या चाहती है। तो 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट, जो वीपी सिंह की सरकार थी, उन्होंने वो सारे स्टेप्स लिए कि भाई हम इसको लागू करेंगे, फॉर्मली तरीके से डिसाइड कर लिया, रिटर्न में सब कुछ तय हो चुका है। मंडल कमीशन की हम जो है एप्लीकेबिलिटी अब देखेंगे। तो वीपी सिंह ने क्या किया, पार्लियामेंट को, क्योंकि वीपी सिंह क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, अब प्रेसिडेंट को आपने इंटेंशन बता दी कि हम ये करने वाले हैं, अब आप जो सरकार में हैं तो आप पार्लियामेंट को बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। तो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हम जो है हम अप्लाई करेंगे मंडल कमीशन को टू द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब वीपी सिंह ने पार्लियामेंट को बता दिया है कि भाई हम क्या करेंगे। वो डिसीजन जो उन्होंने पार्लियामेंट को बताया, उसके बाद वो डिसीजन भेज दिया गया कहां, डीओपीटी डिपार्टमेंट में, जो सरकारी डिपार्टमेंट था। और उस डिपार्टमेंट में क्या बोला गया उन ऑफिसर को कि भाई आपको एक ऑर्डर पास करना है, ड्राफ्ट कीजिए, तैयारी कीजिए, ऑर्डर लागू करना है हमें। तो उन सीनियर ऑफिसर ने जो मंत्रियों का जो ऑर्डर आया था उसको ड्राफ्ट किया विद द कैबिनेट डिसीजन। जो मंत्रियों के जैसे जैसे मंत्रियों ने बोला वैसे वैसे पूरा ड्राफ्ट होता है, और उस मिनिस्टर से, डीओपीटी के मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से जो है परमिशन लेकर ऑफिसर जो है उस ऑर्डर पर साइन कर देते हैं। और उस ऑर्डर के साइन करते के बाद ही ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। इसकी वजह से काफी विरोध हुए, काफी प्रोटेस्ट हुए, लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है, पसंद नहीं आ रहा था। लोगों ने बोला क्या भाई रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, क्यों ऐसे सब रिजर्व किया जा रहा है, ये सब गलत है। लोग बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी पे फर्क पड़ने वाला था। क्योंकि जिनको कोटा मिला, रिजर्वेशन मिला, उनको फायदा, जिनको नहीं मिला, जिनके हिस्से से ये गया, उनको नुकसान था। तो कुछ लोगों ने तो रिजर्वेशन को सपोर्ट किया कि हाँ भाई ठीक है, जिनको बेनिफिट था, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो ऐसे में हो रही है लड़ाइयां, कुछ कह रहे बहुत अच्छा है, कुछ कह रहे बिल्कुल खराब है। तो आखिर कौन वो व्यक्ति होगा जो ये बताएगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। सो कौन सॉल्व करेगा इस डिस्प्यूट को, डिस्प्यूट मतलब इस बहस को, यस और नो वाली लड़ाई को कौन डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, क्योंकि एक वो होता है जो लेजिस्लेचर होता है, जो पार्लियामेंट था जिसने कानून बनाया, एक वो जो सरकारी ऑफिसर, सिविल सर्वेंट जो एग्जीक्यूट कर चुके थे डिसीजन। और अब तीसरा इंस्टीट्यूशन हमारा खास इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी, जो इस बात का फैसला लेता है कि अगर कल को कोई भी गलती हुई, किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत होता है, भारतीय मतलब सिटीजन के साथ, तो वहां पर वो सपोर्ट करते हैं। सो बहुत सारी एसोसिएशन और लोगों ने सरकार के इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अर्जियां लगाई, रिक्वेस्ट दी कि साहब ये गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है। तो क्या हुआ, उन्होंने कोर्टों में बहुत सारी अपीलें की कि ये जो 27% रिजर्वेशन है गलत है और इसको तुरंत रोक देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई अलग अलग अपील क्या सुननी, सबका मुद्दा एक है, चलो सब केस को एक करके सुनवाई करते। 5-6 जितनी एप्लीकेशन आ गई, 5-6 हजार सबको एक किया,
और लीडर क्या बनाया, जो उस तरफ से मेन मुखिया क्या भाई तुम में से कौन जो है लीड करेगा इस केस को, तो इंदिरा साहने जो है लीड कर रही थी। और केस किसके खिलाफ था, भारत सरकार के खिलाफ, क्योंकि ऑर्डर किसने पास करवाया है, भारत सरकार ने पास करवाया है। तो केस बन गया इंदिरा साहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इंडिया केस, समझ गए, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के खिलाफ। इस कोर्ट ने जब सुनवाई करी सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसमें 11 जजेस थे और बाद में फैसला दोनों तरफ की पार्टियों का सुन के, भारत सरकार की तरफ से ऑफिसर आए, कुछ लोग आए जो भी भारत सरकार ने भेजे, और इंदिरा साहने और उनकी टीम लोग आते थे। दोनों की बातचीत सुनने के बाद कोर्ट यह फैसला करता है कि ये जो मामला है बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर लोग कहां मानने वाले थे, तो लोगों की बात जब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो कोर्ट ने बोला भाई देख ले यार, एक बार देख लो। तो एक बार सरकार से बोला कि कुछ इसमें मॉडिफाइड कर दो। कोर्ट के आदेश पर सरकार ने कुछ ऑर्डर मॉडिफाइड किया, इसमें ऑर्डर में कुछ चेंजेस किए, उसके बाद इसको दोबारा पास किया। 1993 में इसको दोबारा पास कर दिया गया और इस प्रकार जो ये डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। दिस इज हाउ द एंड ऑफ डिस्प्यूट जो हमें देखने को मिला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो यहां पे समराइज कर देते हैं पूरे एक में जो कुछ पढ़ा पूरे में। जिसने पूरा लेक्चर इतना नहीं पढ़ना था, सिर्फ क्रक्स देखना है, सिंपल समझना है, तो समझ लीजिए कि भाई हमारे पास सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं 1980 के पास की। 1980 में क्या हो रहा है, एक ऑर्डर क्या किया जाता है, पास किया जाता है। क्या किया जाता है, पास किया जाता है। इस ऑर्डर को बोला गया है ऑफिस मेमोरेंडम। क्या बोला गया है, ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऑफिस मेमोरेंडम बोला गया। इस पे डेट होती है, वो जो रूल रेगुलेशन है वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इस ऑफिस मेमोरेंडम में क्या है बच्चे, इस ऑफिस मेमोरेंडम में एक ऑर्डर निकल के आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर छोड़ो, यहाँ पे हो गया, एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है। इस मेमोरेंडम में क्या बात की गई है, रिजर्वेशन की बात की गई है। कितना रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन की बात की गई है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए। ठीक है, ये जो मेमोरेंडम पास हुआ है, ये जो ऑर्डर पास हुआ है, इस ऑर्डर पर क्या किए गए हैं, साइन भी हैं। साइन किसने किए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी ने किए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी ने किए हैं। ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी ने किए। चलिए कोई बात नहीं, जॉइंट सेक्रेटरी कौन है बच्चे, जॉइंट सेक्रेटरी है एक ऑफिसर, ऑफिसर। जॉइंट सेक्रेटरी कौन है, गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, किस डिपार्टमेंट के, DOPT की, और इसका ये डिपार्टमेंट है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। वो मैं पूरा नहीं लिख रहा, सिंपल याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर ऑर्डर पास होता है, सब कुछ ठीक है। अब क्या है ये ऑर्डर की, तो ये देखेंगे आखिर ये ऑर्डर जो पूरा लिया है, तो हु डिसाइडेड, किसने ये सब कुछ डिसाइड किया। तो देखिए ये जो डिसाइड हुआ है ये एकदम से नहीं हुआ है, ये क्या है, ये चेन ऑफ इवेंट्स है, काफी लंबे समय से चलते आ रहा है। जिस फैसले में आपको कौन मिलेंगे, PM इन्वॉल्व थे, प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें आपके पार्लियामेंट इन्वॉल्व हुआ है। ये लोग क्या है, यही लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इन्वॉल्व इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में इन्वॉल्व थे। अब कैसे इस ऑर्डर की शुरुआत मैंने बताई, तो देखिए इस ऑर्डर की स्टार्टिंग, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसकी स्टार्टिंग होती है 1979 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है बच्चे, अपॉइंट करती है किसको, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ठीक है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, इसके जो हेड थे वो थे BP मंडल। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, ऑल्सो कॉल्ड मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को 1980 में क्या कर दिया, सबमिट किया। ठीक है, इस कमीशन पर, जो ये कमीशन है इसकी क्या ड्यूटी थी,
इस कमीशन की ड्यूटी थी कि इसको आइडेंटिफाई करना था। क्या आइडेंटिफाई करना था इसको बच्चे? SEBC क्लास को आइडेंटिफाई करना था। क्या आइडेंटिफाई करना था इसे? SEBC क्लास को आइडेंटिफाई करना था। प्लस उनके लिए अगेन क्या लेना था? एक ऐसे स्टेप्स लेने थे जिनसे उनको ठीक किया जा सके। तो उनके लिए क्या लेने थे? उनके लिए सॉल्व भी करना था, टू सॉल्व दिस इशू ऑल्सो। उनको ये जिम्मेदारी मिली कि आपको ये इशू भी सॉल्व करना है कि क्या रिजर्वेशन, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इनकी प्रॉब्लम्स का। तो जो सॉल्व करके जो उन्होंने रिजल्ट दिया वो ये दिया, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बट आप देखेंगे ये जो है 1980 में रिपोर्ट देने के बाद भी आगे इस पे कोई मतलब आगे इस पे क्या रहते रहे? डिस्कशन होते रहे, बस डिस्कशन हुए बट अप्लाइड नहीं हुआ, डिस्कशन अप्लाइड नहीं हुए। जो कुछ हुआ फाइनली क्या होता है? फाइनली 1989 में जनता दल ने क्या किया? प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? 27% या फिर वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को। और होता क्या है? इनकी सरकार बन जाती है, गवर्नमेंट बन गई किसकी? VP सिंह की। और इन्होंने इन्फॉर्म किया, क्या बन गई? गवर्नमेंट बन गई फाइनली किसकी? VP सिंह की। इन्होंने इन्फॉर्म किया प्रेसिडेंट को। किसको इन्फॉर्म किया? प्रेसिडेंट को क्या कर दिया? इन्फॉर्म। किसके लिए? अबाउट मंडल कमीशन के लिए, मंडल कमीशन के लिए, जो कि प्रेसिडेंट ने अपने सरकार की इच्छा जाहिर करी। इसके बाद इस गवर्नमेंट ने क्या किया? उसे पार्लियामेंट में डिस्कस किया, उस पर पार्लियामेंट डिस्कशन हुए और इसके बाद इस रिपोर्ट को कहां भेज दिया गया? रिपोर्ट सेंट किसके पास? जॉइंट सेक्रेटरी या फिर DOPT के पास, वहां भेज दिया गया। उसके बाद से इस ऑर्डर को क्या कर दिया गया बच्चे? इशू कर दिया गया। और यहीं से क्या शुरू होते हैं? प्रोटेस्ट। यहीं से क्या शुरू हुए बच्चे? प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। क्या शुरू होते हैं? प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। प्रोटेस्ट शुरू होते होते क्या हुआ? केस फाइल हुए। केस फाइल हुआ। कहां पर हुआ? सुप्रीम कोर्ट में हुआ। कहां पर हुआ? सुप्रीम कोर्ट में हुआ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्या बोला? वैलिड। वैलिड बोला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला बच्चे? वैलिड बोला। और इस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए भी बोला। और फाइनली 1993 में एंड हुआ डिस्प्यूट का। याद रहेगा पूरा, मैंने पूरे बोर्ड पे आपको जितना कराया वो पूरा आपको मैंने बता दिया है। आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पूरा आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा फ्लो चल रहा है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नीड फॉर पॉलिटिकल डिसीजन, या व्हाई डू वी नीड सच पॉलिटिकल डिसीजन? क्यों जरूरत पड़ रही है हमें ऐसे पॉलिटिकल डिसीजन लेने की? तो सुनिएगा, एक देश को चलाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे कि आपको देश के लोगों के लिए सुरक्षा इंश्योर करना कि सिक्योर रहें सब लोग, सबको हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज को देना, कई सारी वेलफेयर स्कीम्स को चलाना, गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है टैक्स भी और उसको खर्च कैसे करना, ये सब भी। सो ये सब चीजें एक देश में करनी पड़ती हैं। इस देश में ये सब चीजें करने के लिए दो बातें हैं, एक वो लोग होंगे जो इस पर फैसला लेंगे और एक वो लोग होंगे जो इसे इंप्लीमेंट करेंगे। जस्ट लाइक आपने अभी देखा कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, उन सबने मिलकर एक फैसला, एक ऑर्डर लिया और उसको एग्जीक्यूट करने का काम जो है सिविल सर्वेंट जॉइंट सेक्रेटरी ने किया। ठीक है, किया। अब बात यह है कि कुछ लोग फैसला ले रहे हैं, कुछ लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हो सकता है दोनों लोगों में विरोध हो जाए, बात जो है डिस्प्यूट बन जाए, बहस बन जाए, तो हु विल डिसाइड कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट? तो इन सब के लिए, इन सब चीजों को डिसाइड करने के लिए, जैसे अब आप देखेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट है, फिर ये लेजिस्लेशन था। जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि भाई तीन आप इंस्टीट्यूशन समझ लीजिए, एक लेजिस्लेटिव हो गया जो कानून बना रहा है, जिसने ऑर्डर बनाया, एक एग्जीक्यूटिव हो गया जिसने ऑर्डर को पास किया और उस ऑर्डर पर बाद में मुद्दा किसने सुना? जुडिशरी ने। तो ये तीन हो गए।
तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं? इन तीनों को कहते हैं इंस्टीट्यूशन। और इन सब को अरेंजमेंट, ये सब अरेंजमेंट जो है, लेजिस्लेटिव होगा, एक एग्जीक्यूटिव होगा, जुडिशियल होगा, ये सब हो गया एक इंस्टीट्यूशन। और इन्हीं इंस्टीट्यूशन कैसे कौन काम करेगा, लेजिस्लेशन का क्या काम है, जुडिशरी का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, ये सब बताता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है किसकी क्या ड्यूटी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का काम है सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जितने भी लेने उन सब पर फैसला लेना। सिविल सर्वेंट का काम है उनको एग्जीक्यूट करना। और सुप्रीम कोर्ट का काम है अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो उसको सॉल्व करना, ठीक है। नाउ द पार्लियामेंट, क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि हम सबसे पहले हमने जो 3 इंस्टीट्यूशन में पढ़कर आए हैं, सो सबसे पहला आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव आया था। अभी लेजिस्लेटिव है ना, जब एक कानून लेजिस्लेटिव बनाता है तो इसे इसलिए हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं, क्योंकि कानून बनाने का काम इनके हाथ में है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? तो देखिए पार्लियामेंट इसलिए जरूरी है बिकॉज पार्लियामेंट क्या है? एक फाइनल अथॉरिटी है जो किसी भी कानून, नए कानून को बनाता है, पुराने कानून को चेंज कर सकता है, पुराने कानून को खत्म कर सकता है, उनकी जगह नया बना सकता है। किसी और के पास ये कानून बनाने की पावर नहीं है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में क्या होता है? कुछ लोग नहीं बल्कि सारे के सारे ही, ध्यान रखना, कुछ लोग नहीं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको कानून बनाने की जिम्मेदारी आगे यही पार्लियामेंट चलाते हैं, ठीक है। सो पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के पास पावर भी होती है कि वो जो सरकार चला रहे हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर कुछ कंट्रोल रहे। जैसे मान लीजिए बीजेपी सरकार है, अब बीजेपी सरकार पूरी पावर में, पूरे जोश में, सब कुछ है, मेजोरिटी भी उनके पास है, अपनी मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं। बट नहीं, आपको पता है कि मोदी जी जब मीटिंग कर रहे होते हैं पार्लियामेंट में, जब भी कोई सांसद बैठा होता है, अपोजिशन भी होता है जो विरोध कर रहा होता है। सोचिए अगर एक साइड से सुनना ही बंद हो जाए, मतलब अपोजिशन है ही नहीं, तो फिर तो डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी अपनी मर्जी से होंगे। बट ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं है। तो पार्लियामेंट रूल भी करता है, पार्लियामेंट इवन कंट्रोल करता है कि सरकार का जो पैसा है वो कैसे खर्च होगा, क्योंकि आप नई पार्टी आएगी, वो अपनी मर्जी से पैसा खर्च करके पूरा खजाना खाली होगा, फिर अगर अगली बार वो हार गए, फिर कोई आएगा, उसके लिए देश में पैसा नहीं बचेगा, फिर लोग परेशान होंगे। तो जितना भी पैसा जनता से लिया हुआ, कलेक्ट किया, उसको कैसे खर्च करना है, कहां खर्च करना है, ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। यानी कि हारी जीती पार्टी सांसद, जो अपोजिशन और जो रूलिंग है, वो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपने देखा होगा इतनी बहस हो जाती है भाई, सुनने को कई बार ऐसा लगता है लड़ भिड़ तो नहीं पड़ेंगी, और लड़ भिड़ भी जाते हैं। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो है वो क्या होता है? डिस्कशन प्लेटफॉर्म का एरिया है। अब पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो आप लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताएंगे। बट इसके अलावा एक और इंसान है जिसका नाम है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है आप देखेंगे प्रेसिडेंट सांसद नहीं है जो संसद में बैठे, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इधर बैठे, बट वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है, और एक ऐसा पार्ट है जो अलग नहीं हो सकते। अगर मैं इन्हें कहूं तो बहुत ही कनेक्टेड पार्ट है, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, जुड़े हुए पार्ट है। कैसे मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रल पार्ट है? क्योंकि आप ये देखिएगा, सिंपल, मैंने यहां से कोई कानून पास कराया, मोदी जी ने कोई कानून पास कराया, इन्होंने भेजा राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने पास कर दिया, ठीक है। अब वो कहां जाएगा? अब वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है, अगर किसी भी बिल जो ये लोग बना रहे हैं, खेल रहे हैं ना, वो बिल है, जब इस बिल पर प्रेसिडेंट के क्या हो जाते हैं? साइन हो जाते हैं, तो वो सिंपल बिल क्या बन जाता है? दैट बिकम्स लॉ। ऐसे कानून बनते हैं। तो कानून किसके हाथ से बनेंगे? प्रेसिडेंट के हाथ से बनेंगे, यानी मेजर फैसला इनके परमिशन से हो रहा है। तो राज्यसभा पे आते हैं वापस। इसे इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, इसे अपर चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं से लोकसभा है, लोक मतलब लोग, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, और ये लोअर चैम्बर है। रीजन ये है कि यहां पर आप सबसे पहले एंट्री करेंगे तो 25 साल के जैसे ही होते हैं तो आप यहां चुनाव लड़ सकते हैं। बट अगर यहां चुनाव लड़ना है, आपको इलेक्शन लड़ना है, तो आपको 30 ईयर्स का होना पड़ेगा। तो कम एज में सबसे पहले कहां एंट्री करेंगे? पहली सीढ़ी क्या है हमारी नेतागिरी की? लोअर हाउस। लोअर हाउस मतलब ऐसा लोअर चैम्बर, लोकसभा, ठीक है। पावर क्या है लोकसभा की? अब देखिए दोनों की अगर मैं पावर्स की बात करूं, अगर दोनों की मैं पावर्स की बात करूं तो दोनों की अपनी अपनी पावर्स है, बट मेजर पावर जो है वो किसके पास है? मेजर जो पावर है वो लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास केवल वो मैटर रह जाते हैं जिनमें राज्यों का मैटर होता है। राज्यों की जो पावर्स है वो राज्यसभा के पास है, अदरवाइज ज्यादातर पावर लोकसभा के पास है। नाउ कौन सी ऐसी पावर है जो लोकसभा के पास है? तो पहला सुनिएगा, कोई भी लॉ पास करना हो, कोई भी लॉ, सिंपल लॉ की बात करो, भी कोई भी सिंपल लॉ पास करना हो, हाल फिलहाल का मारी बीमारी का, कोई ट्यूबलाइट करो, रेड लाइट का, कोई पुलिस उसमें सिग्नल रोड पे लाना हो, कुछ ऐसा करना हो, तो उसके लिए क्या होगा कि दोनों के दोनों पास करते हैं। अगर मान लिए एक को प्रॉब्लम हो गई, किसी को भी, इफ डिस्प्यूट अराइजेस, तो दोनों की ज्वाइंट मीटिंग होगी, फिर ज्वाइंट मीटिंग करते हैं। ज्वाइंट जब दोनों मीटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है? लोकसभा की चलती है। कारण यह है कि राज्यसभा में लगभग 250 के आसपास और लोकसभा में लगभग 550 के आसपास है। आप सुन लीजिए, दूसरे दुगने हैं, लोकसभा में दुगने लोग हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा लोगों की चलती है। तो आप ये समझ लीजिए कि उधर लोकसभा की चली, ठीक है। अब दूसरा मुद्दा है, पहला केस समझ में आ गया, पहला केस समझ में आ गया कि यहां पर ज्वाइंट सिटिंग में किसकी चलेगी?
लोकसभा प्रिवेल्स, लोकसभा की चलेगी, ठीक है। पहला तो होगी ये पावर। दूसरी पावर पे आ जाइए, दूसरी पावर आते हैं मनी मैटर। अब मनी बिल क्या है? मनी जब पैसे की बात है, देखिए पैसे की जिम्मेदारी हमेशा उस सरकार पे आ जाती है जो जीती हुई होती है। तो यहां पर लोकसभा की चलेगी, राज्यसभा की बिल्कुल नहीं चलेगी। लोकसभा में क्या है, लोकसभा के पास ही पावर है कि मनी बिल पास करने का। कैसे? मान लीजिए लोकसभा ने कोई मनी बिल रिलेटेड कोई कानून बना लिया, ऐसा कुछ भी चेंज लिया है, फिर उसके बाद क्या है, रूल यही है। देखो रूल ये है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये सीढ़ी याद रखो आप जिंदगी में। लोकसभा से कोई बिल पास होगा, राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तीनों की अपनी अपनी मर्जी, चॉइस भी है। मनी बिल का एग्जांपल समझ लेते हैं। लोकसभा ने पास किया, गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने, अब वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, राज्यसभा उसको रिजेक्ट ही नहीं कर सकती। मतलब आया है तो पास करना पड़ेगा, तो फिर कुछ तो कर सकती होगी, कुछ ये कर सकती है, कुछ दिन के लिए होल्ड कर सकती है, 2 हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हैं। मतलब बोल रहे ठीक है, टाल रहे 2 हफ्ते तक मैक्सिमम टाला जाएगा। समझ लीजिए राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, केवल उसे 14 डेज तक होल्ड कर सकती है और उसमें कुछ चेंजेस को सजेस्ट कर सकती है कि सुनिए लोकसभा, मोदी जी सुनिए, इसमें ऐसा कर सकते हैं। अब ये मोदी जी और या फिर पूरी लोकसभा के ऊपर है कि उस चेंजेस को माने या ना माने। तो एक बात बताइए, इसमें राज्यसभा का क्या रह गया? कुछ नहीं है, मना आप कर नहीं सकते, चेंजेस आप करें, उसको माने ना माने लोकसभा के पास है। तीसरी आ जाइए पावर, तीसरी पावर लोकसभा की क्या है कि भाई जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मंत्री हैं, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब के सब होते हैं लोकसभा के। यानी कि जितनी भी हाई क्लास पावर है सब लोकसभा के पास है। तो लोकसभा के जो मिनिस्टर्स हैं वो सब लोकसभा के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कि राज्यसभा के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा के प्रति नहीं है। तो वो कौन, अब समझ लीजिए, पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, क्या होगा, ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, वही जो है आप सिंपल एंजॉय कर पाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां है? लोकसभा में है। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा से हैं तो प्रधानमंत्री भी लोकसभा से हो, है ना? तो प्रधानमंत्री लोकसभा से, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है जो लोकसभा में मेजोरिटी एंजॉय करता है। जैसे आज लोकसभा में मेजोरिटी है आपकी बीजेपी सरकार की, तो प्रधानमंत्री है बीजेपी के। तो यहां पर कहीं भी आपने राज्य की नहीं सुनी। और सुनिए, 4th पार्ट सुन लीजिए, इफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा में जितने 550 लोग हैं, मान लीजिए 500 लोगों ने बोला कि हमें इस सरकार में विश्वास नहीं है और हम इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा होता है कि सरकार के बीच राह में चलते चलते 5 साल तक कोई सरकार चलती है, उस बीच में किसी सरकार ने बोला यार ये क्या काम करे, मजा नहीं आ रहा, और ज्यादातर एमपी जो एक तरफ हो गए उस सरकार के खिलाफ कि इसमें अब इंटरेस्ट नहीं है, ये बढ़िया काम नहीं कर रही, तो उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है भाई साहब कहां? लोकसभा में। अगर लोकसभा में किसी भी मंत्री के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, सुनिए मंत्री के लिए, प्रधानमंत्री इज ऑल्सो मंत्री, बट वो बात अलग है कि वो प्रधान है। तो अगर किसी भी मिनिस्टर के लिए आया कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो सारे मिनिस्टर भी जाएंगे और प्रधानमंत्री भी जाएंगे, क्योंकि क्या है बच्चों, क्लास का जो मुखिया है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। चलिए वो नहीं मीटिंग कर रहे, पर किसी मंत्री ने भी अगर अपने लिए विश्वास जुटाने की कोशिश की और नहीं बना पाए, तो उसमें क्या समझ रहे हैं भाई, जब तुम्हारे मंत्री का नहीं तो मतलब तुम्हारी सरकार में विश्वास नहीं, तो इसका मतलब जाएंगे पूरे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एग्जीक्यूटिव। क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव? क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव? कौन होते हैं? तो एग्जीक्यूटिव देखेंगे आपको, एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जिन्हें डिसीजन लागू करने होते हैं। दे आर द इंचार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया ज्वाइंट सेक्रेटरी ने, वो क्या करते हैं? डे टू डे के डिसीजन लेते हैं। बट ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ फैसला लेते हैं, असली फैसला लेने का काम जो है किसका होता है? नेताओं का होता है। सो दे डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। लोगों ने किसको चुना? ऑफिसर को कि नेता को? नेता को। तो नेता लेगा ना फैसला, मैं सिर्फ साइन करूंगा। तो मैं डे टू डे डिसीजन सिर्फ इतने लेता हूं कि साइन वगैरह मैंने कर दिए। सो यहां पर एग्जीक्यूटिव 2 तरह के होते हैं, पॉलिटिव एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिव मतलब नेता जिसको जनता ने चुना, यानी कि जो भाई साहब जनता ने चुना है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, 5 साल के लिए। अब वो 5 साल से पहले भी जा सकता है, सरकार गिर जाए। बट वहीं पर अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो हम यहां बात कर रहे हैं सरकारी ऑफिसर की। अगर आप कल नौकरी पे लगते हैं सरकारी पेपर क्वालिफाई करके, तो यकीन मानिएगा आप 60 साल तक सिक्योर है, तभी तो सरकारी नौकरी सिक्योर है। तो ये लोग क्या है? लॉन्ग टर्म बेसिस पे मतलब अपॉइंट होते हैं। लॉन्ग टर्म ये इलेक्ट होते हैं, वो अपॉइंट होते हैं, क्योंकि वो नियुक्ति है, वो ऑफिसर पोस्ट है। ठीक है। और ये जब तक रहेंगे ऑफिस में, जब तक अपनी एज पूरी ना कर ले। और ध्यान रखिए, ये लोग हार भी सकते हैं, ये लोग नहीं हारते अपनी नौकरी। तो यानी कि ये लोग फिक्स्ड है, इनके सामने तमाम नेता मंत्री आते रहेंगे जाते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नाउ दे वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये किसके अंडर काम करते हैं? उस नेता के अंडर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो डीओपीटी के थे, कोई एग्रीकल्चर में सेक्रेटरी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के अंडर काम करेगा। कोई फॉरेन में सेक्रेटरी है तो फॉरेन मिनिस्टर के अंडर काम करेगा। कोई डिफेंस में सेक्रेटरी है तो डिफेंस मिनिस्टर के अंदर काम करेगा। तो ये उनके अंदर काम करते हैं और उनको मदद करते हैं डे टू डे काम करवाने में। रीजन ये है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जनता को बहुत पसंद है, जो बहुत अच्छे फैसले लेता है,
अब वो बन गया भाई साहब कोई मंत्री, अब उनको तो नहीं पता उस डिपार्टमेंट में क्या है, भाई नहीं पता होता ना, लोगों को नेता पसंद था, उसकी जो वाणी है, जो वॉइस है वो अच्छी लगती, उसके फैसले लेने की ताकत अच्छी लगती, बस फैसले को कैसे ले हमें तो पता ही नहीं है। अब मान लो कल को अगर मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाऊं, मुझे एग्रीकल्चर का ए नहीं आता, तो मेरी कौन मदद करेगा? वो सेक्रेटरी जो वहां पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो तो पढ़ लिख के आया ना। तो उसमें क्या होता है, हर इंसान को हर डिपार्टमेंट की जानकारी, देखो जैसे अब मैं हूं, अब मैं बोलूं, मुझे बोला जाए कि यार आप पढ़े लिखे नहीं है, भाई पढ़े लिखे, पर एग्रीकल्चर की जानकारी नहीं है भाई, मुझे जानकारी है डिफेंस की, तो मैं डिफेंस मिनिस्टर बना नहीं हूं, तो मेरी कौन मदद करेगा? ऑफिसर मदद करेगा। तो यहां पे एग्जांपल है सिविल सर्वेंट, और वहां पे है आपका एग्जांपल पॉलिटिकल लीडर्स की बात करते हैं, जैसे ये आईएएस ऑफिसर है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बैठे हुए हैं, और ये सब जो है मदद करते हैं मंत्रियों की। सो व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और वी कैन से दैट मिनिस्टर इज मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट। तो क्या ऐसा है कि भाई पढ़ा लिखा तो एक ऑफिसर है, बट चल नेता की रही है, ऐसा क्या है? तो मेरी बात सुनिए, पढ़ा लिखा कोई कितना भी हो, चाहे वो मिनिस्टर पढ़े लिखे हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर पढ़े लिखे हो, एंड में चलनी नेता की है। रीजन उसका ये नहीं है कि वो नेता है, नेता ये कहना मतलब है मेरा कि जनता के सामने जिसने वोट मांगे थे वो नेता था, जनता को जवाब नेता ने देना है, तो नेता इज मोर पावरफुल, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को, और लोगों से बड़ा कोई है नहीं। तो मिनिस्टर क्या है? मिनिस्टर होता है बच्चों एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसे वोट दिए हैं, सो वही फाइनल आंसरेबल है लोगों के लिए, और वही डिसाइड करता है किसी भी पॉलिसी डिसीजन को कि कैसे बनाया जाएगा, एंड टेक्स द एडवाइस ऑफ द, वो सरकारी ऑफिसर की एडवाइस लेता है फिर। तो फाइनल फ्रेमिंग पॉलिसी हो गई नेता की, है ना। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर आते हैं। तो पहली बात, चलो अब यहां तक आ गए, पार्लियामेंट तक आ गए, पीएम तक जा रहे हैं, तो हम ना ज्यादा आगे आ जाएंगे, फिर हमें बैकएंड में जाने में प्रॉब्लम होगी, समरी करने में प्रॉब्लम होगी। मैं इसलिए तोड़ देता हूं यहां पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? हाँ, ऑर्डर तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। पार्लियामेंट का बेसिकली हमें रहता है नीड फॉर पॉलिटिकल डिसीजन है हमारा, ओके। अब देखिए हमें क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट इज द नीड फॉर पॉलिटिकल डिसीजंस, पॉलिटिकल डिसीजंस की नीड क्यों है, ये एक टॉपिक था। तो देखिए बहुत सारे देश में मतलब हर देश में ऐसे फैसले होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आपको एक डिसीजन बताओ, डिसीजन नंबर 1, मान लीजिए आपको क्या लेना है, कलेक्ट टैक्स करने का काम है, टैक्स को कलेक्ट करना है, ठीक है, कलेक्ट टैक्सेस हो गया। दूसरा काम है एजुकेशनल प्लस हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तीसरा मेंटेन आर्मी, पुलिस, डॉक्टर्स, ये सब हो गया। फोर्थ हो गया आप मान लीजिए अदर सर्विसेज, अदर पब्लिक फैसिलिटीज है। मैं यहाँ पर सिंपल समझा रहा हूँ आप लोगों को कि ये सब फैसले हैं, ये सब काम होते हैं किसी भी एक देश में। आपको रोड बनाना है, सड़क, बिजली, पानी बनाना है, मेडिकल फैसिलिटी देनी है, कॉलेज बनाने हैं, डॉक्टर लाने हैं, सरकारी ऑफिसर क्रिएट करने हैं, आर्मी क्रिएट करनी है, एक देश से दूसरे देश को कनेक्शन भी रखना है, ये सब करना होता है एक देश को चलाने के लिए। नाउ क्वेश्चन ये निकल के आता है इन सब पॉलिसी के लिए कि हु विल टेक ऑल द डिसीजन, इन डिसीजंस को कौन लेगा, है ना। और एक फैसला निकल के आता है हु विल इंप्लीमेंट, और इन डिसीजन को एक तो बनाएगा और एक इंप्लीमेंट कौन करेगा इन डिसीजन को। तो मुझे ये बताइए कि कैसे करेंगे। तो देखिए ऐसा है, इनको डिसीजन को लेने वाला और डिसीजन को करने वाला दो अलग पार्टी लोग हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि ये काम जो है वो किसके बीच में आता है, ये काम आता है आपका लेजिस्लेटिव के बीच में, और ये काम आता है आपका एग्जीक्यूटिव के बीच में। अब सर बात ये है कि अगर इन दोनों में क्या हो गया, अगर इन दोनों में डिस्प्यूट आया, अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ, डिस्प्यूट निकल के आया, तो इसको सॉल्व कौन करेगा? इसको सॉल्व्ड बाय जुडिशरी, और जुडिशरी का मतलब होता है बच्चे आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आपको बेसिकली क्या हो गया, बेसिकली हमने समझ लिया कि भाई हमारे जो इंस्टीट्यूशंस की जिनकी हम बात कर रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन में तीन चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, हमारा लेजिस्लेटिव, हमारा एग्जीक्यूटिव और हमारी जुडिशरी। तीन चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। इन तीनों को बनाए रखना ही
इन तीनों को मेंटेन करने का काम ही क्या है बच्चे, यही कहलाते हैं इंस्टीट्यूशंस। कौन क्या काम करेगा, यही है इंस्टीट्यूशन। और इन इंस्टीट्यूशन की जो पावर्स है, जो इनकी लिमिट्स हैं, वो सब कहां मेंशन है, मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान में बता रखिए, सबके अपने अपने दायरे हैं, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कशन करना है, इसका मतलब वो हम करेंगे क्या, लेजिस्लेटिव। आ जाइए, अब लेजिस्लेटिव पे बात कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब है यहां पर आपका सीधा सीधा द पार्लियामेंट। क्या है, द पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट में जो लोग हैं, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि जनता ने उनको क्या दिया है, जनता ने उनको दिए हैं वोट। क्या दिए हैं बच्चे, जनता ने दिए हैं उनको वोट, और तब जाके जो है वो बने हैं, तब जाके वो बने हैं, ठीक है, तब जाके वो क्या बनते हैं, एमपीज बनते हैं। यहां पर जो लोग हैं वो कौन है बच्चे, एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एमपीज का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब यही लोग जो है क्या करेंगे, फैसला लेंगे, ठीक है। अब पार्लियामेंट के अंदर अगर आप आ जाएं तो इसके दो पार्ट हैं, इसके दो पार्ट हैं, एक आपका राज्यसभा और दूसरा आपका लोकसभा। राज्यसभा एंड लोकसभा। अब राज्यसभा एंड लोकसभा पे अगर आ जाएं तो राज्यसभा क्या है, एक अपर चैम्बर है, एक क्या है, अपर चैम्बर है, और लोकसभा क्या है, आपका लोअर चैम्बर है, आपका क्या है, लोअर चैम्बर है। हम और आते हैं, इसी को और एक्सटेंड करते हैं, राज्य सभा कर रहे हैं और लोकसभा कर रहे हैं। उसको यहां पर थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड मैं कर देता हूं आपको बताने के लिए। राज्यसभा क्या है, ये अपर चैम्बर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि भाई ये इसमें बूढ़े बड़े से बैठते हैं, जो लोकसभा से रिटायर होकर निकल लेते हैं या बाद में सरकार उनको अपॉइंट करती है, तो इसको हम इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। इसको हम लोअर हाउस कहते हैं या लोअर चैम्बर कहते हैं, और इसको हम हाउसेस ऑफ पीपल भी कहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में जब फैसला लेना है, ये दोनों पार्लियामेंट के पार्ट है, तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, मोर पावरफुल कौन है, क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि मोर पावरफुल कौन है, तो वो है लोकसभा, वो है लोकसभा। अब बताएंगे कि कैसे, अब बताएंगे कि कैसे कैसे ज्यादा पावरफुल है। तो देखिए, लोकसभा के पास क्या है, कुछ स्पेशल पावर्स है। लोकसभा के पास क्या है, कुछ स्पेशल पावर्स है। पावर नंबर एक, पावर नंबर एक, लोकसभा में सबसे पहले तो समझ लीजिए कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही यहां है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहां है। उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने का मतलब ये है कि पीएम जो है वो यहां है, जो कि राज्यसभा से नहीं है। दूसरी बात, मनी मैटर की पावर, मनी मैटर्स की जो पावर है वो लोकसभा के हाथ में है। मनी मैटर की जो पावर है वो लोकसभा के हाथ में है। मनी मैटर का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल आपका मनी बिल। इस मनी बिल पर जो है डिसीजन कौन लेता है बच्चे, डिसीजन लेती है लोकसभा। इसके बाद इसे क्या किया जाता है, भेजा जाता है सेंट, कहां पर, राज्यसभा पर। राज्यसभा के हाथ में क्या है, राज्यसभा की अगर सुने तो राज्यसभा के पास जब ये गया तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट तो नहीं कर सकती, राज्यसभा इसको क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो क्या कर सकती है, ओनली 14 डेज तक तो क्या कर सकती है, स्टॉप, मतलब 14 डेज तक होल्ड कर सकती है, स्टॉप तो खैर क्या होल्ड कर सकती है, प्लस कुछ सजेस्ट कर सकती है, चेंजेस, सजेस्ट सम चेंजेस। और लोकसभा की सुनिए, अब इन चेंजेस को एक्सेप्ट यस करना है, नो करना है, इट इज अप टू लोकसभा। ये लोकसभा के पास है, यानी कि यहां भी इनकी नहीं चल रही है। मंत्री इनके हो गए, मनी मैटर्स इनके हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनके मैंने बता दिए। और लोकसभा में देखेंगे थर्ड, ऑर्डिनरी बिल, वहां पर भी किसकी चलती है, लोकसभा की चलती है। वाई मेजोरिटी यहां पर है नंबर्स में, तो ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है, ये मैंने बता दिया, आप देख लेना अगर कोई पॉइंट स्किप रह जाए तो। वैसे ज्यादातर मैंने आपको कवर कर दिया है। लोकसभा राज्यसभा की पावर हमें पता चल गई। इसके बाद हमारा और क्या टॉपिक था बच्चे, कोई भी टॉपिक ऐसा रहना जाए,
अच्छा, इसके बाद हमारा एग्जीक्यूटिव है, नहीं एक पॉइंट और होगा भी हमारा, फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन वो भी कहां लाया जा सकता है, इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, वो भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तो कुछ भी आप देखेंगे राज्यसभा के पास अगर कुछ पावर है तो वो होगी ओनली स्टेट रिलेटेड, क्योंकि वो राज्यों की सभा है, स्टेट रिलेटेड पावर होगी, अदरवाइज सारी पावर जो है लोकसभा के पास है। नाउ हेंस प्रूव्ड लोकसभा इज मोर पावरफुल, लोकसभा क्या हो गई बच्चों, मोर पावरफुल हो गई, राइट, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चल के हमें पता चला कि लेजिस्लेटिव हो गया, अब हमने पढ़ा क्या, एग्जीक्यूटिव। क्या पढ़ा हमने, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव थे दो टाइप के, एग्जीक्यूटिव थे दो टाइप के, यानी कि कौन कौन से एग्जीक्यूटिव थे, एक आपके थे भाई साहब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब है यहां पर आपके लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स, जो कि किसने किए हैं, बाय द पीपल, बाय द पीपल। और इनकी बात करें तो ये हैं ऑफिसर्स, जैसे कि आपके IAS, और ये रहते हैं टिल टू देयर जॉब, वो अपनी नौकरी कब तक करेंगे, 60 एज, या जैसे भी एक्सटेंशन मिल जाए 60 एज तक करते हैं। तो ये परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट है, ये आते जाते रहते हैं। हालांकि जो आप देखेंगे मेजर डिसीजन कहां से होते हैं, मेजर डिसीजंस तो यही लेते हैं, ये लेते हैं। तो इन डिसीजंस पर इनका क्या रोल होता है, इनका क्या रोल होता है, ये सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं ये लोग, किनको, इनको सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, वाई, तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मोर पावरफुल है देन परमानेंट से। अगर आपको यह पूछा जाए क्या परमानेंट से मोर पावरफुल है, तो आप बोलेंगे यस। वाई, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यही फाइनली क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, किसको, टू पीपल को, क्योंकि इन्हें जनता ने चुना है, इसलिए ज्यादातर फैसले लेने का हक जो है वो उनके पास है, ये सिर्फ असिस्ट करते हैं। तो यहां तक आई होप कि मैंने आपको पूरा समझा दिया है, 4-5 पेजेस में जो आपने पढ़ा वो सारा आपके यहां पास है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। चलिए पीएम पर आ चुके हैं। पीएम आप सभी जानते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस समय हमारे प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। और आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन उठ के आएगा कि हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, किसने अपॉइंट किया होगा, तो देखिएगा द प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चन ये है कि आप बोलेंगे हमने तो वोट दिया था, तो आपने क्या किया था, पीपल ने क्या किया, आपने बार बार एक शब्द सुन रहे हैं, इलेक्टेड किया था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमने सिर्फ लोगों को इलेक्ट किया है, वी इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने सिर्फ ये बना के दे दिया कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, इस बात का फैसला लेंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से बनाएंगे फिर वहां जाके, नहीं, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं बनाते हैं, वो उसको बनाएंगे जिसके पास जो है मेजोरिटी सपोर्ट होगी। जैसे अभी सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, सबसे ज्यादा सीटें किसके पास है, सबसे ज्यादा सीट्स किसके पास है, सबसे ज्यादा सीट्स हैं बीजेपी के पास, तो ऑब्वियसली बात है वो उनको चुनेंगे, वो उनको चुनेंगे। तो आते हैं, सो इन केस अगर मान लीजिए किसी के पास नहीं है सबसे ज्यादा सीटें, सबको बराबर मिल रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है सब पार्टियों को बराबर मिल गई, तो ऐसे केस में जो सब मिलके उस समय कहेंगे कि हम इसे चाहते हैं, अरे कभी तो बताओ कि किसे चाहते हैं। मान लो प्रेसिडेंट पूछेंगे भाई एक को बताना है, सबको नहीं चलवा सकते, किसी एक को बताना पड़ेगा, तो जो जिसको मेजोरिटी मिलती दिख रही होगी मोस्ट लाइकली टू सी, प्रेसिडेंट उसको बना देंगे कि भैया ले तू बन गया प्रधानमंत्री, बाद में चाहे कुछ भी हो। तो प्राइम मिनिस्टर रिमेन प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कब तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं, जब तक उनको जो है लीडर ऑफ मेजोरिटी मिली हुई है, यानी जब तक उनको सबसे ज्यादा सांसद सपोर्ट कर रहे हैं वो रहेंगे। तो इसके बाद पीएम बन गए, बन गए। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट किसका होगा, मिनिस्टर्स का होगा। कैसे होगा, मिनिस्टर्स बनाने के लिए अपॉइंट करने पड़ते हैं, वो भी कौन करेंगे, सेम प्रेसिडेंट। तो भैया प्रधानमंत्री का क्या रोल है, रोल ये है कि प्रेसिडेंट जब अब प्रिंसिपल बन गए, स्कूल में मैं डायरेक्टर हूं,
मैंने प्रिंसिपल अपॉइंट कर दी, अब मुझे टीचर अपॉइंट करने हैं, तो मैं प्रेसिडेंट, मैं किसकी सलाह लूंगा? मैं सलाह लूंगा प्रिंसिपल की। भाई आप बताओ, आप भी तो मैंने करे हो कुछ सोच समझ के। तो प्रेसिडेंट ने पीएम को चुना, पीएम ने अपनी एडवाइस देकर अपनी इच्छा से जिसको मंत्री बनाना था उसको प्रेसिडेंट के थ्रू मंत्री बनवा दिया। और ये सब के सब जब तक मिनिस्टर रहेंगे, जब तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे, यानी कि जब तक एमपी रहेंगे तब तक ही ये मिनिस्टर रहेंगे। सो क्या एक ऐसा केस भी हो सकता है सर, क्या जोगिंदर सर को भी आज के डेट में क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मंत्री बना सकते हैं? डायरेक्ट ये बोलेंगे, क्या जोगिंदर सर मिनिस्टर बन सकते हैं? तो यस, मैं मिनिस्टर बन सकता हूं, मैं मिनिस्टर बन सकता हूं, पर इसके लिए क्या शर्त है? इसके लिए शर्त यह है, मैं चाहे राज्यसभा से एमपी बनूं, चाहे लोकसभा से एमपी बनूं, मैं जब मिनिस्टर बन जाऊंगा, मान लो मुझे कल ही मंत्री बना दिया, ऐसा कोई मिनिस्ट्री का नाम नहीं लूंगा, बाद में तुम लफड़ा कर दोगे, कोई मिनिस्टर मुझे बना दिया, तो मेरे लिए पहली कंडीशन ये होगी, जिस डेट को मैं मंत्री बनूंगा उस डेट से 6 महीने तक के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स मुझे एमपी बनना होगा, मुझे इलेक्शन लड़के जीत के दिखाना होगा, तभी जाके मैं मंत्री बना पाऊंगा, वरना कुछ नहीं हो सकता, वरना कुछ नहीं हो सकता। नाउ द ये मंत्री कौन है? व्हाट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ऑफिशियल नेम है जिसके अंदर सब मंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक ग्रुप है जिसे हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाम दे दिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन है? मंत्री है। कौन से मंत्री हैं? 60 से 80 मिनिस्टर है, 60 से 80 मिनिस्टर डिफरेंट रैंक के। कोई होगा अपना फॉरेन मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कोई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कोई अपना जो है हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल रहा है, इस तरीके के मिनिस्टर होंगे। तो मिनिस्टरों की टोटल 3 कैटेगरी है, एक होते हैं कैबिनेट, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, और एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज और खाली मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सबसे लोअर रैंक में जो आते हैं वो ये हैं, यानी कि 3rd नंबर के ये हैं, 2nd नंबर के ये हैं, 1st नंबर के ये हैं। वीआईपी मिनिस्टर जितने भी आप नाम सुनते हैं वो सब के सब कैबिनेट में हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कैबिनेट मिनिस्टर में टॉप लेवल के मंत्री होते हैं, इन सब के पास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं, ज्यादातर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फैसले यही लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 कैटेगरी के मिनिस्टर हैं, बट फैसले कैबिनेट वाले ले रहे हैं जो टॉप क्लास के हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है 80 मिनिस्ट्री को बार बार बुलाना, 80 मंत्रियों को बार बार बुलाना, इसलिए मेजर फैसले ये ले लेते हैं और उनको कन्वे कर देते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? इनर रिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये है पूरी, इसको बोल रहे हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? 3 लेवल है ना, तो 3 हमने बना दिया। क्या बना दिया? हमने 3 बना दिए। ये पहली है कैबिनेट मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर की। ये दूसरी है जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट, और ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो सबसे क्लोज रिंग किसकी हुई? कैबिनेट मिनिस्टर की। तो फैसला ये लेते हैं, इसमें कितने मंत्री होते हैं? 25 मिनिस्टर्स होते हैं, बाकी का उन दोनों में बांट देते हैं। अब आते हैं इंडिपेंडेंट मिनिस्टर की बात, इनके पास छोटी छोटी मिनिस्ट्री होती है, ये कैबिनेट मीटिंग में आते हैं, तीसरे वाले को तो बुलाते भी नहीं है, दूसरे वाले आते हैं, बट जब स्पेशली इन्विटेशन मिले कि भाई साहब आना है, आज जरूरी काम है, अन्यथा फैसला हम ले लेंगे। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या करते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर को मदद करते हैं, सीधा तीसरे वाला बंदा 1st नंबर के बंदे को मदद कर रहा है ना? किसको? जिनको हम इनर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं। किनको? जिनको हम इनर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कह रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट पावर्स ऑफ मिनिस्टर? प्रधानमंत्री के पास क्या ताकतें हैं? देख रहे हैं, पार्लियामेंट बना, पार्लियामेंट समझा दिया है ना, मैंने आपको एग्जीक्यूटिव समझा दिया। अब हम पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात होती है, जो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, उन्हीं को थोड़ा डेप्थ में समझा रहा हूं मैं आपको। प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है? जितनी भी कैबिनेट मीटिंग है सबके मुखिया ये, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं इनके अंडर काम करती हैं। सबको काम कौन देगा? प्रधानमंत्री देंगे। किसी बात में अगर कोई मंत्रियों के बीच में फैसला करना है, किसका माना जाएगा? प्रधानमंत्री का माना जाएगा। किसी मिनिस्टर को क्या काम दोबारा देना है, उससे लेकर किसी और को देना है, ये सब काम प्रधानमंत्री करते हैं। अगर सबसे पावरफुल मंत्रियों में कैबिनेट है तो कैबिनेट का मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री है। इसका मतलब प्रधानमंत्री इज दी मोस्ट पावरफुल पर्सन। ये सब मिनिस्टर पर निगरानी रखते हैं, क्या रे सही काम कर रहे कि नहीं कर रहे, है ना? किसी भी मिनिस्टर को हटाने की ताकत भी इन ही के पास है। आप इनमें से कोई भी जो पॉइंट याद रख सके, 4-5 आप याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ? कैबिनेट मीटिंग के मुखिया ये, डिसमिस करने की पावर इनके पास, एलोकेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन की पावर इनके पास, सुपरविजन की पावर इनके पास, अपॉइंट करने की पावर इनके पास, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करने की पावर इनके पास, डिस्प्यूट हुआ तो फाइनल डिसीजन लेने की पावर इनके पास। तो प्रधानमंत्री मोर पावरफुल है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एक कंडीशन बताता हूं, प्रधानमंत्री बहुत पावरफुल है, सब कुछ है, बट आज क्या देखा जा रहा है? आज देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी पावर का उतना खुलकर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री पर दबाव है। क्यों है दबाव? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले इतनी ज्यादा पार्टियां नहीं थी, गिनती की 1-2 गिनी चुनी पार्टियां होती थी, फटाफट सरकार बनी, काम चल रहा है।
जैसे कि प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत ज्यादा पावर को अपने साथ रख के चल रहे थे, क्योंकि तब इतनी पार्टी पार्टी नहीं होती थी। बट आज क्या हुआ है, आज जमाना है कोalition गवर्नमेंट का, यानी कि बीजेपी सरकार में कई छोटी छोटी पार्टियां शामिल है। तो वो छोटी छोटी पार्टियां मजबूर करती हैं कि आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते, आपको हमारी भी सुननी पड़ेगी, नहीं तो हम जा रहे हैं अपना बोरा बिस्तर उठा के, सरकार गिर जाएगी। तो मोदी जी भी कह देते हैं ठीक है मान लेते हैं, और क्या करें। हर सरकार को इसी तरीके से बनना पड़ रहा है, और हर सरकार के कारण इसीलिए जो प्रधानमंत्री है, आज जो कोalition पॉलिटिक्स आई है, कोalition मतलब गठजोड़ की जो सरकार आई है, उसने प्रधानमंत्री की कुछ ताकतों पर, उस फ्रीडम पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई है। आज प्रधानमंत्री के मन में अगर कुछ है कि करना चाहे तो भाई उस पर सोचना पड़ता है। रीजन ये कि उनके साथ अदर पार्टीज भी जुड़ी हुई है, उन पार्टी में किसी का बुरा ना हो जाए, पता चले कब बोरिया बिस्तर उठा के चल दे, तो वो नहीं करना है। नाउ आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रेसिडेंट पर। तो इनको भी समझ लेते हैं, इनको भी समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री तक हम वो कर लेते हैं एक बार, चलिए समराइज कर लेते हैं। हम कहां पर थे, कहां पर छोड़ा है हमने, पॉइंट को पिक करेंगे। पहले हम एग्जीक्यूटिव तक छोड़ के आए हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव तक छोड़ के आए ना, नहीं पीएम से शुरू करेंगे, पीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। पीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सुन के आए हैं, ठीक है। बात यह है, मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा ताकि जगह मिल जाए, पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इनका अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, पीएम का अपॉइंटमेंट होगा बच्चे अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या ऑन चॉइस से करते हैं, नो। देन किसको करेंगे, हु को किसको करेंगे, लीडर ऑफ मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी ही नहीं है तो क्या करेंगे, जिसको मिल रही होगी, जिसको मेजोरिटी मिल रही होगी, अरे किसी को तो मिल रही होगी, कोई किसी को तो बनाना चाह रहे होंगे, उसको बना देंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है, पीएम रिमेन्स पीएम, पीएम कब तक रिमेन्स रहेंगे, जब तक उनको मेजोरिटी एंजॉय रहेगी, जब तक वो क्या करेंगे, मेजोरिटी एंजॉय करेंगे। तो पीएम का मैंने आपको यहां पर कुछ बताया, अभी बताएंगे और टेंशन मत करो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें, अगेन बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, एंड पीएम जो है फ्री टू चूज एनी मिनिस्टर, किसी भी मंत्री को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे एक और अराइज होता है, क्वेश्चन एनी पर्सन इफ नॉट अ एमपी देन क्या मिनिस्टर पॉसिबल है फिर बनना, क्या मिनिस्टर बनना पॉसिबल है, तो यस, बट विद इन 6 months इलेक्शन जीतना पड़ेगा और एमपी बनना पड़ेगा, नहीं तो गए भाई साहब, नहीं तो गए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझा दिया, पीएम समझा दिए, पीएम की पावर अभी बताऊंगा, पहले पीएम की पावर ये सब समझ में आ गया ना। अब आते हैं क्या बच्चे, पावर्स ऑफ पीएम। तो देखिए, एलोकेट्स मिनिस्ट्री, मिनिस्टर कौन किसका बनेगा ये फैसला। सेकंड, डिसमिस मिनिस्टर्स, कौन नहीं रहेगा। तीसरा, सुपरविजन मिनिस्टर्स का या मिनिस्ट्री का, ये करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट्स
एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स मिनिस्ट्री, यहां से चलेगी। ठीक है, अगर डिस्प्यूट अराइज होगा, डिस्प्यूट बिटवीन मिनिस्टर, पीएम का जो डिसीजन है वो क्या होगा, फाइनल होगा। इंपॉर्टेंट, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिनिस्टर्स में पावरफुल कौन है, पीएम है। तो ऐसे बहुत सारे आप कर सकते हैं, मैंने तो गिनती के 6 बता दिए हैं, आप और भी कर सकते हैं। बात करते हैं मिनिस्टर्स की, बात करते हैं हम किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हम जो है ऑफिशियल बॉडी है ये किसकी, मिनिस्टर्स की। ठीक है, मिनिस्टर्स के 3 पार्ट होते हैं। पहले आपके कैबिनेट, दूसरे आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और यहां होते आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। मैं यहां पे रैंकिंग देने में हिचकिचाऊंगा नहीं, आप भी समझने में आसानी रहेगी। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी, ये क्या करते हैं, ये असिस्ट करते हैं किन्हें, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। ठीक है, ये जो होते हैं ये स्पेशली इनवाइट पे आते हैं, इनवाइटेड होते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इनके पास एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, राज्यों में देख रहे होते हैं। ये जो होते हैं इनकी कुछ कहानियां ज्यादा है, क्योंकि ये मिनिस्टर्स बड़े हैं, तो धीरे धीरे कुछ पॉइंट समझ लीजिए। एक तो टॉप रैंक के लीडर्स होते हैं, टॉप रैंक मिनिस्टर्स यहां आपको मिलेंगे, मेजर डिसीजंस ये लेते हैं, इन्हें इनर रिंग कहा जाता है ना। मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स होते हैं, काउंटिंग 25 तक इनके नंबर्स होते हैं, 25 तक होते हैं ये। और वैसे टोटल मिनिस्ट्री जो है आपकी दिखेगी 60, 65 से 80 तक के बीच में हो जाती है। ऐसा आप 60, 65, 80 के बीच में आप नंबर टोटल मान सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा। बात करते हैं, हमने बात करी भाई, सो अगर प्रधानमंत्री की पावर है, आजकल इन पावर पे थोड़ा सा क्या है, रेस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिल रही है। रेस्ट्रिक्शन कैन बी सीन, रीजन है कोएलिशन गवर्नमेंट। बट ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। आई होप मैंने आपको सारा समराइज कर दिया, 4-5 शीटें लगी हैं। बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की बात करें, प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया हैं। ये देश की मुखिया जो है हमारी प्रेसिडेंट होती हैं। ये क्या करती हैं, सुपरवाइज करती हैं कि सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्या लेजिस्लेटिव सही से काम कर रहा है, क्या एग्जीक्यूटिव सही से काम कर रहा है, क्या जुडिशरी सही से काम कर रहा है, तो वो ये फैसले लेती हैं, है ना। मतलब ये जो है प्रेसिडेंट जो है, शी और ही जो भी बने, मैन रहे या फीमेल रहे या मेल रहे, दे मतलब दिस डिपार्टमेंट कहें या फिर ये कहें, डायरेक्ट कहें ही और शी। फिलहाल तो शी है, तो शी इज नॉट इलेक्टेड बाय द, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों ने नहीं चुना है। जैसे प्रधानमंत्री को हमने वोट दिए हैं, मतलब प्रधानमंत्री तो बने हैं बाद में, पहले उनको सांसद बनाया, हमने वोट दिए। यहां पर इनको वोट नहीं मिलते हैं, इनको हमसे वोट नहीं मिलते हैं। तो किन से मिलते हैं, कैसे बनती है, तो सुनिए। इनको अपॉइंट, मतलब जो करता है, फैसला लेता है, इनको इलेक्ट करने का काम है एमपीज और एमएलए का। जो एमएलए जीते हुए हैं, जो एमपीज बने हुए हैं, वो इनको चुनते हैं कि कौन हमारे देश की राष्ट्रपति होंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए, सो ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जितने भी सरकारी एक्टिविटीज है वो इनके नाम पे ले जाते हैं, क्योंकि साइन ये करती हैं। जितने भी मेजर पॉलिसी डिसीजन होते हैं सरकार के, वो भी इन्हीं के नाम पे होते हैं, क्योंकि वहां पर भी साइन इनके होते हैं। जितने भी अपॉइंटमेंट है, चाहे वो आपके कौन कौन से हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करना हो, या कोई जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करना हो, है ना, विजिलेंस कमिश्नर करना हो, इलेक्शन कमिश्नर करना हो, है ना, चाहे आपका अटॉर्नी जनरल, ये सब होते हैं। ये सब के फैसले, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करती है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, अमेरिका के साथ कोई ट्रीटी करनी है, युगांडा के साथ करनी है, जापान के साथ करनी है,
है, किसी भी देश के साथ करनी है, वो सब राष्ट्रपति के नाम पे होती है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रथम नागरिक भी कहलाती है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी होती है। और प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कमांडर भी है, यानी कि जल थल वायु तीनों सेनाओं आर्मी के मुखिया है ये, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल द पावर्स, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति की जितनी भी पावर है वो सब कैसे की जाती है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यही बात कर रहा हूं, भाई साहब पूछ रहे हैं क्या बात कर रहा है, मतलब इतनी सब पावर, इतनी बड़ी बड़ी पावर, वो सब की सब खुद से फैसला नहीं है, वो सब के सब जो है मंत्रियों से पूछ के नथी छे, कुछ नहीं है इनके पास क्या? तो ऐसा नहीं है कि इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास एक पावर है, एक बड़ी पावर है। क्या है कि भाई साहब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, अभी सुनिएगा ध्यान से। अभी सिंपल एक बताऊंगा, अगर सबसे बड़ी पावर मैं आपको सीधी सी बता दूं, एक पावर जो इनके अपने इंडिपेंडेंटली हो जाती है, वो पीएम अपॉइंट करने की भी तो है, याद करो, पीएम अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, वो एक पावर याद रखना। चलो आ जाते हैं। सो प्रेसिडेंट क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई एडवाइस दी और प्रेसिडेंट ये बोलेंगे कि आप इस पर एक बार विचार कीजिए, तो वो जो मंत्री है वो विचार करेंगे, सेम एडवाइस मंत्री ने अगर दोबारा पलट के दी तो फिर भाई साहब वहां पर उनको साइन करना पड़ेगा या फिर उनको वो बात माननी पड़ेगी। तो ठीक है, कोई भी बिल कब कानून बनता है, जब उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को वापस भी भेज सकती हैं कि भाई इस पर विचार कर लीजिए। अगर वो बिल दोबारा भेजा गया और पार्लियामेंट ने फिर से वो वैसे के वैसे साइन कर दिया, तो इस बार प्रेसिडेंट को जो वो उस पर साइन करने पड़ेंगे। मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ आप देखेंगे कि नॉमिनल टाइप चल रहा है, बस कि है ऐसा चल रहा है। बात करते हैं जुडिशरी की, तो आ जाइए, इससे पहले हमारे प्रेसिडेंट टॉपिक को कवर करें तो प्रेसिडेंट की बात सुन लीजिए। प्रेसिडेंट का सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट ही ले लीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इलेक्टेड एमएलएस, ठीक है, ये करते हैं। तो इसका मतलब नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल, हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट जो हैं, जो वर्क करते हैं, वो करती हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब सुनिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी, किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ने एडवाइस वापस इनको दे दी, ठीक है, टर्न समझिएगा। फर्स्ट टाइम दी नहीं, ऐसे मत करो, थोड़ा प्रैक्टिकली समझाते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, ये पहली बार एडवाइस गई है, उन्होंने वो क्या कर दी? रिटर्न कर दी। कोई बातचीत है, कोई मामला है, कोई फैसला है, कुछ भी है, बातचीत कर दी, उन्होंने सेम चीज को वापस रिटर्न कर दिया, अगेन रिटर्न, वापस आया, दोबारा कर दिया। नाउ प्रेसिडेंट इज बाउंड कि अब उनको क्या करनी पड़ेगी? बात माननी पड़ेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ये चीज कि एक बार पहले बार भेजा, उन्होंने वापस भेजा, जो वापस भेजा उन्होंने वापस भेजा, अब क्या भैया क्या होगा? अब माननी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की अगर पावर्स में अगर हम जाएं, प्रेसिडेंट की अगर हम पावर्स में जाएं, तो पावर जैसे कि सुन लीजिए, जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं वो इनके नेम पर होती हैं, इन्हीं के नेम पर होती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी जो होती हैं, देश के साथ जो समझौते हो रहे हैं, वो भी इन्हीं के नेम पर हो रहे हैं, ठीक है। जितने भी अपॉइंटमेंट बड़े बड़े अधिकारियों के आपको दिख रहे हैं, बड़े बड़ी पोस्टों के अपॉइंटमेंट, लाइक आपके सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसमें आपके जिसमें आपके मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, है ना, हाई कोर्ट के जज हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, इलेक्शन कमिश्नर हो गए, विजिलेंस कमिश्नर हो गए, ये सब को करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ ये। तो क्या ऐसी एक चीज है पीएम का अपॉइंटमेंट? विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। क्यों होता है? अरे ये तो आते ही नहीं, पहले पीएम आते हैं तब आते हैं। इसके अलावा क्या होता है? प्रेसिडेंट की सुन लीजिए पावर में, और सुन लीजिए, सुप्रीम कमांडर होती है ये ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर होती है आर्म फोर्सेस, ये मैंने आपको बताया। सबसे बड़ा जो आप देख रहे हैं, स्टेट की हेड होती हैं
क्योंकि सारे फैसले इनके नाम पर लिए जा रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आपको मोटा मोटी क्लियर कर दिया है। बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी देश में आप देखेंगे कि भाई साहब देश में क्या है, जितने भी कोर्ट हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, जुडिशरी बनाते हैं। जुडिशरी दो तरीके से आपको दिखेगी, पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के लिए अपने अपने हाई कोर्ट, है ना, ये देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, नोएडा में। उसके अलावा आपके कोर्ट आपके लोकल लेवल पे भी होते हैं, जैसे वो पारिवारिक मामले जो सुलझाते हैं वो होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के जुडिशियल एडमिशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कोर्टों का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और इसके डिसीजन जो भी होंगे वो सब कोर्ट को मानने पड़ेंगे। अगर किसी बात पे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के मामले को चैलेंज किया जा सकता है। अगर हाई कोर्ट में आपको कोई केस चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते, बट सुप्रीम कोर्ट ने अगर किया तो वो माना जाएगा। सो इट कैन टेक एनी डिस्प्यूट। सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसले को अपने पास ले सकता है, हाई कोर्ट का फैसला हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला हो, या किसी का भी मामला केस हो। अगर आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस पर जाए तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से भी ले सकता है और आप भी पहुंचा सकते हैं। चाहे वो मामला आपके देश के बीच में हो, देश के नागरिकों के बीच में हो, देश की सरकार के बीच में हो, दो राज्यों की सरकार के बीच में हो, या फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में हो। देखो बहस किसके बीच में हो सकती है, मेरी और आपके हो सकती है, मेरी और सरकार के बीच में हो सकती है, सरकार की जो है राज्य सरकार के बीच में हो सकती है, सरकार की हम लोगों के साथ हो सकती है ना। तो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री आपके और मेरे बीच में हो गई, मेरी और सरकार के बीच में हो गई। दो अलग राज्यों की सरकार, यूपी बिहार लड़ रहा है, या फिर यूपी जो है दिल्ली सरकार से या फिर केंद्र सरकार से लड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में है, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जहां सबसे अपील लास्ट में की जा सकती है, या सबसे बड़ी अपील कही जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट लास्ट स्टेज होती है। सो ये कोई भी डिसीजंस आपके जो ले सकता है, जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं केस, उनको अपने पास बुला सकता है। इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हम कैसे कह सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट? हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये किसी भी, ना तो ये लेजिस्लेचर के अंडर काम कर रही है, ना ही ये प्रधानमंत्री के अंडर है, ना ही ये राष्ट्रपति के अंदर, किसी के अंडर नहीं है। ये किसी भी सरकार या रूलिंग पार्टी के हिसाब से नहीं चलते हैं। जो फैसला है अपने जजेस के हिसाब से आएगा। जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, सबसे पहली बात तो प्रेसिडेंट करते हैं। सेम पीएम वाला रूल याद रखिए, पीएम को किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट ने। बड़े पद था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। पीएम की सलाह पर बाकी के मंत्री आए तो चीफ जस्टिस हैं, उनकी सलाह पर बाकी के जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, वो अपॉइंट किए जाते हैं। अगर किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अपॉइंट कर दिया जाए तो उसे नियरली टू इम्पॉसिबल टू रिमूव, उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। क्यों? कल को कोई रूलिंग पार्टी है, नहीं उसके खिलाफ, कोई सरकार के खिलाफ केस दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार कहेगी क्या आदमी, अरे हटा इनको, नहीं हटा सकते, नहीं हटा सकते। इसके लिए क्या है, वही रिजोल्यूशन चाहिए, 2/3 मेजोरिटी से पास, लोकसभा में फिर राज्यसभा में, वो सब होना चाहिए। तो जज कैसे रिमूव होगा? बाय द इंपीचमेंट प्रोसेस। इंपीचमेंट प्रोसेस क्या होता है कि लोकसभा में जितने लोग उनकी प्रेसिडेंट हो, फिर वहां से 2/3 मेजोरिटी, फिर वो चीज पास होके जाएगी राज्यसभा में, वहां पे इंक्वायरी होती है उसके चीफ जस्टिस के ऊपर, जजेस इनके ऊपर देख रहे हैं, फिर उसके अगर उनको लगा कि ठीक है, उन्होंने भी अगर 2/3 से पास किया, तब जाके जो है वो निकाले जाते हैं, वरना ये इम्पॉसिबल काम है और बड़ा मुश्किल सा भी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर आपको संविधान का कोई कानून है, संविधान में कोई आर्टिकल है, उसके तहत आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो आपको एक्सप्लेन करके देंगे कि भाई देखिए आपने ये गलती की थी और संविधान के हिसाब से ये है। इट कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। सरकार ने कोई कानून बना दिया, लागू हो गया, कोर्ट में अपील हो गई, कोर्ट ने कह दिया इनवैलिड है तो इनवैलिड है। दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेटिव एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। देश की सरकार ने कोई कानून बना दिया, कह दिया ये संविधान में उसमें लिखा हुआ है ऐसा, इसलिए हमने ऐसा कानून बनाया, कहती है सरकार, कोर्ट में अपील हुई, सरकार कहेगी लाओ दिखाओ कहां लिखा है, लाओ दिखाओ कहां लिखा है, भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, ठीक लिखा है कि नहीं है, क्या गड़बड़ है, क्या कैसा, वो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ध्यान रखिए, जितने भी संविधान के बेसिक प्रिंसिपल है उसमें यह कहती है कि पार्लियामेंट अगर कल को कोई संविधान का कोई बेसिक कानून बदलना चाहे, नहीं बदल सकते, बेसिक राइट्स नहीं बदले जा सकते, ना आर्टिकल्स बदले जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट का क्या है? गार्जियन है। कैसे है? मुझे किसी ने बोलने से रोका जा रहा है, आपने सीधा सीधा पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है, आपको कहीं घूमने से रोका जाता है, आपको कहीं बोलने से रोका जाता है, आपके साथ अनटचेबिलिटी होती है, आपको एजुकेशन नहीं देने जा रही, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट 6 हैं, अगर उनमें से कहीं कोई प्रॉब्लम है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके केस डाल सकते हैं उस बंदे या उस सरकार के खिलाफ। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है, जैसे कोई रोड पे मंदिर बना है, मंदिर में लाखों लोग पूजा करते हैं, सरकार ने बोला रोड बड़ा करना है, इसको तोड़ेंगे, आपने बोला ये तो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, जनता का मंदिर है, आप पहुंच गए, केस जा सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप कर सकते हैं। सरकारी ऑफिसर पर अगर कोई दिक्कत है आपको, या कुछ लग रहा है घपला है, तो आप उनके खिलाफ भी चेक कर सकते हैं कि भाई क्या कुछ गड़बड़ है, जाके कोर्ट में वो कर दीजिए, केस दाखिल कर दीजिए। कोर्ट चेक कर सकता है किसी भी सरकारी ऑफिसर को कि सही काम कर रहा है, घपला तो नहीं कर रहा। कोर्ट्स यहां तक कि आपको सरकार की पावर
जो है सरकार जितने फैसले लेती है, अगर उस फैसले पर रोक लगाने का, उसमें बीच में आने का भी काम कर सकता है। बीजेपी सरकार कोई कानून बना रही है, फटाफट फटाफट बनाओ, कहीं से पता चला कोर्ट ने बोला ये गलत कर रहे हो, रोक लो इसको बीच में, ये सब काम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, जुडिशरी की बात करी हमने। ठीक है, जुडिशरी का मतलब है ऑल कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स, जितने भी देश में कोर्ट है, चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या आपका लोकल कोर्ट हो। आपके हर जिले में एक होता है लोकल कोर्ट हो। इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल यही है। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, कुछ पॉइंट करते हैं प्रैक्टिस। इसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है, मतलब सब पे लागू होगा, ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, कैन टेक अप एनी, कोई भी बहस या केस है ऑफ अदर कोर्ट्स का, ये सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं भाई साहब। ठीक है, ये हो सकता है, इंटरवीन कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं गवर्नमेंट डिसीजंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिक्लेयर करना, इनको वैलिडिटी ये डिक्लेयर कर सकते हैं, इंटरप्रेट करने का काम पावर इनके पास है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों, वायलेशन में हम सुप्रीम कोर्ट को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी लॉ को इनवैलिड घोषित करने का इनके पास पावर है। यहां तक कि आप देखेंगे जितने भी लॉ रूल रेगुलेशन बनते हैं उन सब में मेजर डिसीजन इन्हीं के होते हैं। अब इनके जजेस की अगर हम बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या इन कोर्ट्स के जो भी आपको दिख रहे हैं, इन सब का अपॉइंटमेंट आप देखेंगे, आप देख रहे हैं कि बाय द, ऐसा अगर यहां ना लिखें, हम ऊपर लिख लेते हैं, जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो प्रेसिडेंट कर रही हैं ऑन द एडवाइस किसकी, चीफ जस्टिस की। और सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, जो जजेस हैं इन कोर्ट्स के निकालना इज लाइक इम्पॉसिबल। पॉसिबल तो है, यस पॉसिबल तो है, बट इम्पीचमेंट प्रोसेस चलेगा, बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, जिसमें क्या रिक्वायर्ड होता है बच्चे, मैं इसे यहां लिख देता हूं 7th को, कैन डिक्लेयर एनी लॉ, इम्पीचमेंट होता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस, बोले तो आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों का। तो आई होप आपको मैंने सारा चैप्टर समझा दिया है, ज्यादा स्लाइडें नहीं लगी हैं, 4-5 स्लाइडें होंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल टेम्पररी होता है, परमानेंट परमानेंट होता है, पॉलिटिकल लीडर्स होता है, वो आईएएस ऑफिसर होते हैं। एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, मैंने आपको बता दिया है। हाउ कैन वी से दैट प्रेसिडेंट फंक्शन एज टू लार्ज एक्सटेंड एज सेरेमोनियल, कैसे है, क्योंकि सारे फैसले जो उसके नाम पर सरकार ले रही है, रूलिंग पार्टी ले रही है, उनका काम सिर्फ साइन करने का होता है, वो सारे पावर्स आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशरी, बता दिया, कोई भी केस लेना, लॉ की वैलिडिटी और डिक्लेयर करना या फिर उसको इनवैलिड घोषित करना, क्वेश्चन में इंटरप्रेट करना, वो सब उनके पास है। व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्या जरूरत है, क्योंकि जनता की सुनवाई जो है सरकारी ऑफिसर को नहीं पता, सरकारी ऑफिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इज नॉट अकाउंटेबल। ठीक है, एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट लॉ इफ इन, अच्छा ये नहीं है, पीछे से कोई बात नहीं। व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, ये आंसर ही लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन आप और लिख सकते हैं, मैं आपके लिए और क्वेश्चन बता रहा हूं
जो नीचे आंसर लिख दिया है, लिखना तो क्वेश्चन था, व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या होता है, हाउ कैन, या फिर आप ये लिख सकते हैं सीधा ऐसा, जुडिशरी नहीं, जजेस आर एमसीक्यूज में रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ, ये पावर्स ऑफ जुडिशरी आई थिंक मैंने कर दिया है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मंडल कमीशन, मंडल कमीशन में क्या रोल था गवर्नमेंट का, किसने कैसे एग्जीक्यूट किया, वो सब इतना ही सब करना है। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा, तो प्लीज बताइएगा जरूर कैसा रहा, कैसा लगा। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपनी रिवीजन सीरीज यानी ये स्प्रिंट को, जहां पर आपको एक बेहतरीन तैयारी की दावा करने वाले हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं वो आपको बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, और पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ खड़ा है। बस ये तैयारी है, ये ऐलान जंग और यही मैदान जंग है जहां पर आपको जो है ये चीज बहुत अच्छे से परफॉर्म करनी है अपने एग्जाम में। यहां समझिए, वहां इंटरप्रेट करके अपना मामला सेट कीजिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चलिए।